अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी जो क्लास थी वो ज़रा लेट हो गई है और लग ऐसे रहा है कि आज सिर्फ एक या दो बंदे ही हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। थोड़ा सा वेट करते हैं, मज़ीद सब लोग आ जाएं और फिर उसके बाद हम जो आगाज़ है आज की क्लास का वो करते हैं। थोड़ा सा मज़ीद वेट करते हैं, ज़रा ज़्यादा लोग आ जाएं। ग्रुप से सिर्फ 5 लोग हैं इस वक्त, बाकी ज़्यादातर लोग आप देख सकते हैं मेरी जो पर्सनल प्रोफाइल है वहाँ से हैं 9-10 लोग। आज जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, लगता है वो अभी तक अफ्तारी कर रहे हैं। कुछ इलाकों में ज़ाहिर है थोड़ी लेट भी होती है मेरे ख्याल से, इस वजह से कुछ में भी मगरिब की नमाज में मसरूफ़ होंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो जब रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे अपलोड होगा तो आज जो है ना कुछ देर के बाद जो है ना सब लोग इसे देख लेंगे। कल हमने डोमेन, सर्वर, होस्टिंग और इन सब वेबसाइट्स और कुछ टूल्स के बारे में सीखा था, एसएसएल के बारे में सीखा था। आज जो हम बात करने वाले, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो एसईओ, वेब ऑप्टिमाइजेशन और रैंकिंग के बारे में, कि हमने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, जैसे स्पीड है, परफॉर्मेंस है वेबसाइट की। फिर उसके बाद कुछ बेसिक जो एसईओ है, एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जितने भी दुनिया के अंदर सर्च इंजन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल google.com है, सॉरी google.com, फिर उसके बाद है जी search.com, चीज़ को तो ब्लॉक कर दिया पाकिस्तान में। और इसके बाद फॉर एग्जांपल है डक डक गो है, ये सर्च इंजन है। और इसके अलावा याहू है, और क्या कहते हैं अपना माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। इसी तरह से बहुत सारे सर्च इंजन है दुनिया के, जहाँ पे हम जाके, आम पब्लिक जाके सर्च करती है कोई भी चीज़, कोई भी वेबसाइट, कोई भी टॉपिक। सबसे ज़्यादा गूगल इस्तेमाल होता है सर्च के लिए। तो हमने सीखना है कि इन सर्च के अंदर अपनी वेबसाइट को या अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। इसी को ही एसईओ कहते हैं। आप अपने कंटेंट को, अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं सर्च इंजन के लिए। ठीक है जी, 3 लोग आ गए हैं। सो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपनी वेबसाइट और उसकी ऑप्टिमाइजेशन की। मैंने जैम्प ऑन कर लिया और ये हमारी वेबसाइट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं इतने दिनों से, एडरियल के नाम से। ठीक है, कल इसका सीएसएस वगैरह हमने सारा उठाया था और ये होम पेज पे लगाया था। आज हम बात करेंगे इस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने की। वेबसाइट के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे, हमने उन सबको ऑप्टिमाइज करना है। रिसोर्सेज काफ़ी किस्मों के होते हैं। एक आपका टेक्स्ट है, एक आपकी इमेज है, फिर आपका सीएसएस है, फिर आपका जो एचटीएमएल वही टेक्स्ट के अंदर आता है, जावा स्क्रिप्ट है। जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके जो प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहे हैं, इन सबको आपने सबसे पहले ऑप्टिमाइज करना है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बाकी चीज़ों की तरफ। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए वैसे तो मैंने बहुत हद तक जितनी चीज़ें आपको अभी तक सिखाई हैं वो ऑप्टिमाइज ही हैं। बहुत हद तक चीज़ों को हमने बहुत लूज नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी मज़ीद इससे ज़्यादा भी ऑप्टिमाइज हम कर सकते हैं। उसका करने का तरीका ये है कि आपके जो एसेट्स हैं, जब आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है ना, फॉर एग्जांपल ये वाली वेबसाइट है,
जब ये कंप्लीट हो जाती है पूरी, हमने बना ली, डिजाइन कंप्लीट है, डन हो गया, अब हम इसको वेबसाइट पे अपलोड करके फाइनल इसको जो है ना मार्केटिंग इसकी शुरू करनी है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी रिसोर्सेज है उसको हम मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने का तरीका ये है, सिंपली ये मैंने CSS की फाइल ओपन की, ठीक है, और ये सारे कोड को मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं गया जी मिनिमाइजर के पास, minify.org, ये मैं अभी आप लोगों को सेंड करता हूँ। ये minify.org है। यहाँ पे मैंने अपना CSS, याद रहे यहाँ पे CSS सेलेक्ट होना चाहिए, और मैंने क्लिक किया मिनिफाई के ऊपर, ठीक है। और अब ये समथिंग सम ऑफ डिड यू पोस्ट लिंक अनरीचेबल स्क्रिप्ट, में भी इसके अंदर कुछ लिंक्स हैं, कुछ बहुत सारा ऐसा कंटेंट है, क्योंकि हमने वो कोड पेन से पूरे का पूरा उठा के यहाँ पे लगा दिया था, तो इसको इस वजह से ये जो है इसको मिनिमाइज नहीं कर पा रहा। अलबत्ता हम इसको ऐसा करते हैं, ये सारा यहाँ पे लगा के फिर इधर लगाते हैं और इसे क्लिक करते हैं। अभी भी नहीं हुआ, या मे भी हो गया है। बहरहाल आपका जो भी CSS है वो आप मुख्तलिफ CSS मिनीफायर्स है, हम किसी और मिनीफायर में ट्राई कर लेते हैं। ये वाला काम नहीं कर रहा, CSS मिनीफायर, हम यहाँ पे आगे इधर लगा देते हैं CSS को, और इसको कहते हैं जी मिनीफाई कर दो, और ये इसने मिनीफाई कर दिया कोड है। अब हम क्या करेंगे, सारे को कॉपी करेंगे, CSS में आए, यहाँ पे हमने लिखना है app.css, सॉरी app.min.css, इसके अंदर हम हमारा कोड लगा देंगे। अब हम देखते हैं इन दोनों में फर्क कितना है, ये जो नॉर्मल वाला है और ये जिसको हमने मिनीफाई किया है। मिन का मतलब मिनीफाई है, ठीक है, सिर्फ हमें पता चले ये ओरिजिनल सोर्स है और ये हमने मिनीफाई किया। तो अब आप देख सकते हैं, इसको अगर हम करते हैं जी, ये कितने का है, ये 24 KB का है, और इसको देखें जो मिनीफाई हमने किया है ये 23, 1 KB हमने मिनीफाई कर दी। जिसे मैंने बताया ऑलरेडी जो हम कोड कर रहे हैं इसके अंदर वो मिनीफाई करके ही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम एक ही लाइन के अंदर कोड लिख रहे हैं, लेकिन मजीद उसको मिनीफाई हमने कर दिया इस तरह से। और हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारी हेडर की फाइल है, क्योंकि CSS का जो नाम हमने वहां पे दिया है वो मिनीफाइड वर्जन का नहीं है, जो डायरेक्ट ओरिजिनल रिसोर्स है, तो हम यहाँ पे सिंपली .min लिखेंगे और उसको हमने सेव कर दिया। इसी तरह से हमने जो जितने भी रिसोर्सेज हमारी वेबसाइट में यूज हो रहे हैं CSS के, उनको हमने मिनीफाई कर दिया। अब मैं करता ये हूँ कि ये CSSminifier.com मैंने एक तो यहाँ पे सेंड किया, फिर उसके साथ मैंने जो हमारा आउटलाइन है इसके नीचे भी मैंने ये वेबसाइट लिख दी, ये उनके लिए, ये लोग जो बाद में आएंगे ये उनके लिए, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता जाऊंगा सारी वेबसाइट जिसके ऊपर हमने काम करना है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट भी हमारे पास होगी, हमने ज़ाहिर लिखी होगी किसी ना किसी चीज़ के लिए, तो आपने सिंपली ये ऊपर वाला JS सेलेक्ट करना है, minifire.org पे JS सेलेक्ट किया आपने, और आपकी जावास्क्रिप्ट की जो भी फाइल है प्रोजेक्ट के अंदर जो यूज़ हो रही है, एक तो ऑलरेडी हम जो बूटस्ट्रैप जो यूज़ कर रहे हैं वो मिनीफाइड है, इसमें आप देख सकते हैं ये bootstrap.min.js ऑलरेडी मिनीफाइड अवेलेबल है। अगर नहीं है या आपने पर्सनल अपना कोई जावास्क्रिप्ट लिखा है कुछ भी करने के लिए, तो ये मैंने जावास्क्रिप्ट ओपन किया, आप देख रहे हैं ये सारा कोड जावास्क्रिप्ट का, ये सारा हमने कॉपी किया, इधर आए पेस्ट किया, और इसको हमने बोल दिया इसको मिनीफाई कर दो। समथिंग मे बी इस वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है, फिलहाल ये काम नहीं कर रही, तो हम अगेन JS मिनीफायर के नाम से देख लेते हैं। ये आ गई एक और, यहाँ पे हमने ये लगाया जावास्क्रिप्ट, इसको मिनीफाई करने को बोला, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसके बाद आप देखें ये मिनीफाई हो गया, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको लिंक दे देता हूँ, और इसका लिंक यहाँ पे भी लगा देते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट आपने मिनीफाई कर लिया, आपने CSS भी मिनीफाई कर ली, उसके बाद फिर आपने HTML फॉर्मेटर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपका जो कोड है, जो रिसोर्सेज है, इसको ऑप्टिमाइज करती हैं, स्पेसेस ख़त्म करती हैं, अलाइनमेंट ठीक करती हैं,
और आपकी जो रीडिंग है कंप्यूटर की आपके कोड को वो बड़ा इजी कर देती है, उसको एक स्टैंडर्ड दे देती है आपके सारे कोड को। ये वाला ऑलरेडी मैंने ऊपर भी दिया हुआ था, मैं दोबारा फिर भी दे देता हूँ। जितना HTML है वो आपने इसके थ्रू फॉर्मेट कर देना है। और दूसरी बात ये है, आप देखें जिस तरह से यह भी HTML का कोड जो है ना बड़ा बेहतरीन किस्म का आपको समंदर की लहरों की तरह नजर आएगा। और ये लिंक मैंने यहाँ पे सेंड किया आप लोगों को, इसके साथ हमारे पास ये आउटलाइन में भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और इनके साथ मैं लिख भी देता हूँ, ये CSS है और ये JS है और ये है जी HTML। जो भी आप कोड करते हैं उसको ये मिनिफाई करके फॉर्मेट करके बेहतरीन कर देगा। अच्छा, अब हमारे पास जो चौथी चीज है वो है इमेजेस। इमेजेस को फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास इमेजेस यूज हो रही हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है ये वाला, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी इमेजेस ये कंटेंट वगैरह यूज हो रहा है, ये तो क्योंकि हमने डाउनलोड नहीं की थी। ये इनका जो लिंक है वो वेबसाइट के साथ ही आ रहा है, इसकी जो वेबसाइट है जहाँ से हमने ये सारा कुछ डाउनलोड किया था। लेकिन अगर आप, जाहिर सी बात है, जब कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इमेजेस आपने लोकल पे ही रखनी है। इस जिस तरह हमने ये बाकी JS रखी है, यहाँ पे हमने इमेज वगैरह भी रखनी है, ठीक है ना। ये जिस तरह हमने ये लोगो रखा था और ये बाकी चीज़ है, तो इमेजेस को जो है ना कंप्रेस करने का जो तरीका है, ऑप्टिमाइज करने का तरीका। अच्छा, इमेजेस को कंप्रेस कहते हैं, कोड को फॉर्मेट या मिनिफाइड कहते हैं। तो इमेजेस को हमने कंप्रेस करना है। पहले मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक इमेज जो है ना डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पास। सर्वर में htdocs, इधर आगे एड्रियल एसेट्स IMG, इसका नाम रख दिया फोन, ठीक है। ये इमेज हमारे पास आ गई। इसका जो टूल है उसका नाम है, वैसे तो टूल्स और वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा है मुख्तलिफ किस्म की। मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो पर्सनली मैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करता हूँ। Kraken ऑप्टिमाइजर, ठीक है। ये kraken.io, इसकी ये एक फ्री इसका टूल है, ऑनलाइन इमेज ऑप्टिमाइजर के नाम से। वैसे आप गूगल ऑनलाइन इमेज ऑप्टिमाइजर सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो ये इसका URL है, इसको भी हम सेव कर लेते हैं और यहाँ लगा देते हैं। और इधर भी स्लैक पे भी मैं शेयर कर देता हूँ। सर लिंक आउटलाइन में जरूर जी मैं कर रहा हूँ, साथ साथ में वो सबके पास शो होगी, ठीक है। ये इमेज के लिए आ गया। अब हम करेंगे ये कि हमने सिंपली इमेज को अपलोड करना है यहाँ से। ये हम गए डेव सर्वर में, सर्वर के htdocs एड्रियल एसेट्स IMG, और ये इमेज हमने फ़ोन की उठाई और ये अब इसको कंप्रेस करेगा और थोड़े ही टाइम के बाद हमें ये बता देगा। तो आप देख सकते हैं इसने जो है ना 7.38 कंप्रेस कर दिया है हमारी वेबसाइट को, हमारे इस जो हमारी इमेज थी। अब यहाँ से हमने इसको डाउनलोड कर लेना है इमेज को, ये जो भी हमारा कंटेंट है, और वापस उसको जाके वहीं पे रख देना है। अच्छा, इसके बाद आपने ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज करने के बाद आपने फिर पूरी वेबसाइट को भी तो चेक करना होगा ना कि आपकी पूरी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो कितनी अच्छी है, ठीक है ना। उसके भी मुख्तलिफ टूल्स हैं। अब पूरी वेबसाइट आपने चेक करना है उसका रेट क्या है। एक तो है GT मैट्रिक्स, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस्तेमाल होती है। इसका लिंक भी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। आपने जैसे कि सारा कंटेंट अपलोड करके अपने तौर पे आपने सारा कुछ कर लिया और आपको लगता है अब ये बेहतरीन जो है ना काम हो गया है, ये मैंने यहाँ पे भी लगा दिया। GT मैट्रिक्स के ऊपर आपने सिर्फ अपनी वेबसाइट का URL देना। जब सारा काम आपने कर लिया, वेबसाइट कंप्लीट हो गई, रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज हो गए, आपने GT मैट्रिक्स पे आप अपना लिंक देना है यहाँ पे। अब हमने वो बनाया था टेस्ट के नाम से skit.com और @real फॉर एग्जांपल, ये हमारा पेज था ना। अब इस पेज को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और GT मैट्रिक्स पे आके लगाते हैं और टेस्ट करते हैं वेबसाइट को। अब आप देखिएगा ये वेबसाइट हमारी स्कैन हो रही है। स्कैन होने के बाद ये हमें बताएगा, कभी कभी इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइमर चल रहा है, 1 मिनट का कम से कम ये टाइम लेता है। और ये बताता है इस वक्त जो है ना इतने 200 कुछ वेबसाइट इसको हम स्कैन कर रहे हैं, तो आपका टाइम थोड़ी देर में आएगा। इतनी देर में हम किसी और को देख लेते हैं।
सबसे ज़्यादा अगर मैं रिकमेंड करता हूँ जीटी मैट्रिक्स है, सेकंड नंबर पे मैं रिकमेंड करूँगा वो है आपको जी गूगल का इन पेज इनसाइट्स, ठीक है ना। इसका लिंक भी मैं अभी आप लोगों को देता हूँ। हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का सेम यूआरएल डाला और इसको एनालाइज करके देखा। तो अब देखिए ये जो कोड हमने किया है ये गूगल हमें बता रहा है मोबाइल के लिए ये 77% ऑप्टिमाइज है, मतलब के मजीद ये 26% ऑप्टिमाइज हो सकती है। और डेस्कटॉप के लिए ये बोलता है जी 100% बिल्कुल ठीक है, ऑप्टिमाइज है, सारा कंटेंट ऑप्टिमाइज है, सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। कुछ चीजें इसने निकाल के दी है कि जी CSS से अनयूज्ड अगर कोई चीज है उसको रिमूव कर दें जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। जैसे कि बूटस्ट्रैप है, हमने सिर्फ इसको हेडर फुटर में इस्तेमाल किया और कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो वो रिकमेंड कर रहा है कि जी इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, इसको निकाल दें। app.css को ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया तो इसको निकाल दें। फिर ये कहता है इमेजेस वगैरह हैं कुछ आपकी, इनको जो है ना आप अपने सर्वर पे रखें और इनको कंप्रेस करें, मजीद ये इतना हो सकती हैं। यहाँ पर बता रहे इमेज के साइज इतना है और ये इतनी जो है ना पोटेंशियल सेविंग, इतनी जो है ना पोटेंशियली ये और कम हो सकती है, आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये सारा कंटेंट है, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं वापस जीटी मैट्रिक्स पे देखने के लिए। अभी भी इसमें 30 सेकंड रहते हैं। तो गूगल ने हमें ये रिपोर्ट दी हमारी वेबसाइट की जो कि बड़ी इंप्रेसिव है, अच्छी है। लेकिन क्योंकि हमारी वेबसाइट पे कोई कंटेंट इतना ज्यादा नहीं है, सिंपल सा पेज है, तो इतना तो उसने बताना ही है। लेकिन जब भी आप कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं ये इसको अपने प्रोजेक्ट को ये सारी टेस्टिंग, इसकी परफॉर्मेंस की, कंटेंट की, ऑप्टिमाइजेशन की, ये करनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो नेक्स्ट फेज है हमारा रैंकिंग वाला एसईओ के लिए सोशल मीडिया पे, ये सारी चीज़ें वो इतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं देगा, क्योंकि जाहिर है किसी और की वेबसाइट या कंटेंट इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा ज़्यादा। क्योंकि गूगल के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ अब मैटर करती है 2020 में, वो ये है कि कोई भी वेबसाइट टाइप करे और वो फौरन से ओपन हो जाए, बस उसको टाइम नहीं लगना चाहिए। गूगल चाहता है कि 1 सेकंड भी ना लगे, ठीक है। आप अगर देखें गूगल की अपनी जो वेबसाइट है, अगर इतनी बड़ी जो दुनिया की मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी जो है आईटी की, उसकी अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक इनपुट है, 2 बटन है और एक लोगो लगा हुआ है। और उसका सारा फोकस है फंक्शनैलिटी के ऊपर, डिजाइन और ये सारी चीजें जो है ना वो गूगल इतने रिकमेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो आपने भी कोशिश ये करनी है कि ज्यादातर चीजों को भरना नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में हम लोग वो जो हमारा जो ट्रक है हमारे, जो जिसे ट्रेडिशनल आर्ट कहते हैं, हमने हर तरह से ट्रक को जो है ना, हालांकि उसका काम ही नहीं है, उसने वो दिखाना ही नहीं है कि मैं मॉडर्न हूँ या मैं फैशनिस्ट हूँ या मैं कुछ भी हूँ। ट्रक का काम होता है आपने उसे लोडिंग करनी है, आपने उसको साफ रखना है। लेकिन इसी तरह से हम लोग हर चीज के अंदर इतना दबा देते हैं, इतना डिजाइन घुसा देते हैं कि अगर आप हमारी शादियों पे भी देख लें, दुल्हा दुल्हन ने इतना ज्यादा चीजों को पहना हुआ होता है, दूल्हे ने हार पहने होते हैं, पैसों के बड़े बड़े नोट, मतलब वो सीधा एक पर्ची में भी दिए जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी फितरत है कि हम चीजों को इतना भर देते हैं, दबा देते हैं, और एक्चुअल जो मकसद होता है वो खो जाता है कहीं पे। तो चीजों को सिंपल रखना है हमेशा से। अगर आप इसको देखें, जिस वेबसाइट पे हमने प्रैक्टिस किया है एड रियल की, कहाँ गई जी, ये हमारी वेबसाइट है। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपल, उसने टेक्स्ट भी कितने बड़े बड़े लिखे हैं ताकि सिर्फ समझ आए यूजर को, ठीक है ना। वो मतलब सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो। तो ये जो मॉडर्न डिजाइनिंग है ना आज के दौर की, उसमें ज्यादा इम्प्रेस नहीं करना है, ज्यादा उसमें ये है कि फायदा पहुंचाना है। आपने अगर कोई वेबसाइट बनाई है, वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है इससे ज्यादा मैटर नहीं करता कि उसकी फंक्शनलिटी कितनी अच्छी है। अगर आपकी वेबसाइट 100% खूबसूरत है और कोई अभी तक खो जाता है डिजाइनिंग में, लेकिन वो किसी काम की नहीं है, मतलब उस पर कोई फायदा नहीं है किसी को, ना वो कुछ पढ़ सकता है वहां पे, ना कुछ उससे कोई बिजनेस कर सकता है, ना उससे कुछ खरीद सकता है, ना उसकी कोई फंक्शनलिटी सही से काम करे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट का डिजाइन बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल जैसे गूगल ने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन वो बहुत काम की है, उसकी फंक्शनलिटी बहुत पावरफुल है, तो आपकी जो वेबसाइट है वो कामयाब है, ठीक है। तो ये लेक्चर देने का मकसद ये था कि जितना भी आपने कोड करना, डिजाइनिंग बनानी, ज्यादा उसको आपने लहंगे नहीं पहनाने, ज्यादा उसके ऊपर आपने वो पैसों की वारियां नहीं करनी, आपने सिंपल वेबसाइट बनानी है। सिंपल कॉन्सेप्ट होगा, इजी होगा समझने के लिए, किसी के लिए यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। अगर कोई स्कूल नहीं भी गया, कोई अनपढ़ भी आ जाता है वेबसाइट पे, तो उसको भी एक मतलब यूजर इंटरफेस से चीजें समझ आ जानी चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ना कि ऐसा हो कि बहुत तालीम याफ्ता आदमी भी आपकी वेबसाइट पे आए और वो ढूंढता रहे कि बटन कहाँ पर है, प्रेस कहाँ करना है, लिखना कहाँ पर है। ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका इंटरफेस और ये सारी चीज सिंपल हो। सेकेंडली जो कोड आप करेंगे उसको हमने ऑप्टिमाइज करना है, ये मैंने ऑलरेडी कुछ
आपको चीज़ें बता दी हुई हैं। इन सब चीज़ों से गुजार के ही आपने अपनी वेबसाइट को आगे लेके जाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं SEO की तरफ, सोशल इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। ये क्या भला होती है, कैसे करते हैं और उसका फ़ायदा कितना ज़्यादा है। अब मैं आता हूँ जी, गूगल पे ही रहते हैं बल्कि। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल के अंदर, फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है एक्सपीडिया API इंटीग्रेशन, ठीक है। एक्सपीडिया दुनिया की सबसे सबसे बड़ी एक कंपनी है जो होटल्स की बुकिंग देती है, और API इंटीग्रेशन ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उसकी कोई सर्विस है जो API जिसको कहा जाता है, वो अगर किसी वेबसाइट में अगर आप इंटीग्रेट कराना चाहते हैं या करते हैं तो आप ये कीवर्ड आके सर्च करते हैं किसी वेबसाइट के लिए, किसी सर्विस के लिए ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपीडिया API इंटीग्रेशन। अब मैं देखता हूँ जी, सबसे पहले एक्सपीडिया की वेबसाइट आ गई, फिर एक और एक्सपीडिया की वेबसाइट आ गई, फिर कुछ और आ गई। अब यहाँ पे आप देखिएगा 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर के ऊपर जो आपको, मैं इसको बड़ा करता हूँ जरा ताकि आपको सही से नजर आए। पांचवें नंबर पे आपको क्या नजर आ रहा है, phptravels.com, और इसके ऊपर ये आ रहा है एक्सपीडिया API इंटीग्रेशन। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आ गया जो हमारी मेन वेबसाइट है, उसका एक पेज है एक्सपीडिया API इंटीग्रेशन के नाम से, जिसको गूगल ने रैंक किया हुआ है, ठीक है। अब मैं एक और सर्च करता हूँ कीवर्ड, और उसका देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अरेबिक ट्रैवल सिस्टम, कि मैंने सर्च किया अरेबिक ट्रैवल सिस्टम, और सबसे पहले आप देखिए कौन आ रहा है इसके अंदर। अब मैंने PHP ट्रैवल्स नहीं सर्च किया, मैंने अपनी कंपनी का नाम नहीं सर्च किया, मैं अलग अलग कीवर्ड्स लगा रहा हूँ, इससे जो है ना आप देख सकते हैं PHP ट्रैवल्स आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक और कीवर्ड सर्च करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ओपन सोर्स ट्रैवल सिस्टम। अब इसमें आप देख रहे हैं सेकंड नंबर पर PHP ट्रैवल्स आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, आप लगाते जाएंगे हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो हमने क्या करना होता है, हम जब कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई पोर्टल बनाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, उसको हम फिर अपने गूगल पे या मुख्तलिफ सर्च इंजन पे जाके हमने उसको रैंक करना होता है मुख्तलिफ कीवर्ड्स के थ्रू। अच्छा, मैं सबसे पहले ये बता दूं, ना मैं SEO एक्सपर्ट हूँ, ना मेरे कोई SEO के कोर्सेज हैं, ना मैं ये दावा करता हूँ, ना मेरे पास कोई महान किस्म की नॉलेज है SEO की। मैं एक मामूली सा फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, और मैंने गूगल की कुछ गाइडलाइंस हैं, आज से 4-5 साल पहले से उनको फॉलो किया हुआ है, और मैं कोशिश करता हूँ कि गूगल की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करूँ। उसमें जो ट्रिक्स वगैरह लोग करते हैं SEO के अंदर, आप लोगों को पता होगा, वो ना मैं करता हूँ, ना मैं रिकमेंड करता हूँ, ना वो मुझे आती है, तो उसके बारे में हम बात भी नहीं करेंगे, और ना कोई मेरे पास शॉर्टकट है। मैं आपको मेहनत वाला काम बताऊंगा, लॉन्ग टर्म वाला काम बताऊंगा, सही काम बताऊंगा जो मैंने किया और जिसके रिजल्ट आप लोगों के सामने है, ठीक है। अभी मैंने PHP टॉप्स को सर्च ही नहीं किया, मैंने मुख्तलिफ ऐसी कीवर्ड्स लगाए हैं जो कि हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ऐसे बेइंतहा 100 से ज्यादा कीवर्ड्स हैं जिसपे हमारी जो कंपनी है PHP ट्रैवल गूगल के ऊपर रैंक करती है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसी कंपनी, ये जो मैंने सर्च किया एक्सपीडिया API इंटीग्रेशन, कुछ साल पहले जो एक्सपीडिया की अपनी वेबसाइट है PHP ट्रैवल्स उससे भी पहले थी, मतलब जो ओरिजिनल वेबसाइट है हमने इतना रैंक कर दिया था कि हमारी वेबसाइट उससे भी ऊपर आ रही थी। लेकिन फिर जाहिर है वो इतनी बड़ी कंपनी ने ज्यादा मेहनत की, ज्यादा उसके ऊपर जो भी स्ट्रेटेजीज वगैरह उन्होंने बनाई, तो अब हम 4th नंबर पर आ रहे हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं अपने उस चीज को लेकर के। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि जितनी भी मैं SEO की बात आपको बताऊंगा वो बहुत ही बेसिक और सिंपल होंगी, उसमें कोई जादू टोने नहीं होंगे, कोई ट्रिक्स और ट्रुक्स नहीं होंगी, और ना ही कोई रातों रात वाला होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये जितने भी पेजेस हैं ये मैंने 3 या 4 साल पहले रैंक किए हुए थे, और अब सिर्फ छोटा मोटा उसमें कंटेंट चेंज करते रहते हैं ताकि गूगल को पता चलता रहे, जो उसका एल्गोरिदम है कि भाई हम जो है ना अपडेट रहते हैं, हमारा जो वेबसाइट है वो लाइव है, हमारे पास यूजर्स हैं, ट्रैफिक है, ये सारी चीजें आप अपनी वेबसाइट के साथ करते रहते हैं। और इसके साथ देखिए अब मैंने कीवर्ड कौन सा सर्च किया, गूगल ने ये रिजल्ट तो दिया। आप रिजल्ट के नीचे देखें हमारी वेबसाइट है, उसके नीचे फिर आप देखें ये हमारे कुछ और पेजेस भी उसने शो करा दिए गूगल ने, ठीक है, इसी वेबसाइट के। तो बहुत सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपने देखना होता है, और इसका जो फायदा है SEO का रैंक करने का, क्योंकि गूगल के ऊपर रिसर्च तो बहुत लोग कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ लोग गूगल के ऊपर आके रिसर्च करते हैं, और दुनिया में जो सबसे महंगी चीज है बिजनेसेस के लिए वो मार्केटिंग होती है।
जितना पैसा आप कमाते हैं, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं उसका डबल वापस मार्केटिंग में पे कर देते हैं, रोलिंग के लिए, अपना फ्लो को चलाने के लिए। तो अगर आप सर्च इंजन में अपने आप को ऑप्टिमाइज कर लें, आप रैंकिंग अच्छी हासिल कर लें, तो आप मार्केटिंग का बहुत बड़ा हिस्सा, मैं अगर अपनी बात करूं, हमारी कंपनी 80% जो मार्केटिंग का पैसा है वो बचाती है एसईओ से। और गूगल हमसे कुछ लेता नहीं है, कुछ भी हमने पे नहीं करना होता गूगल को। हमने सिर्फ जो स्ट्रैटेजी है उसको बेहतर रखना है और अपने आप को अप टू डेट रखना है, ताकि गूगल के ऊपर हमारे जितने भी लिंक्स हैं वो सारे साफ रहें और वो सारे अप टू डेट रहें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मजीद देख लेते हैं कितने लोग बैठे हुए हैं। 28 लोग हैं और इनमें से ठीक है जी 18 लोग आ गए हैं, जिंदा हो गए। अच्छा, तो जिस तरह से हमने सबसे पहले क्या किया, हमने अपनी वेबसाइट बनाई, कोड किया सारा, उसमें इमेजेस और कंटेंट डाला। सेकेंडली फिर हमने, मेरी आदत है मैं बार बार दोहराता हूँ ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। फिर उसके बाद हमने CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ों को हमने ऑप्टिमाइज कर लिया। ऑप्टिमाइज करने के बाद हमने पूरी वेबसाइट को टेस्ट किया। ठीक है, अब ये हमारा रिजल्ट आ गया है इससे, GT मैट्रिक्स से। गूगल से तो बहुत पहले आ गया था, गूगल ने तो कहा जी 100% ठीक हो, लेकिन GT मैट्रिक्स क्या बोल रहा है जी, हमारी जो स्पीड है वो ई के बराबर है, तकरीबन 57 जो है ना हमें वो दे रहा है। लेकिन जो हमारा स्कोर बता रहा है वो बता रहा है जी, जो स्लो का स्कोर है वो इतना है जी 70, जो कि बहुत अच्छा है। ABC में, सी कैटेगरी में हम फॉल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो हमें ये बता रहा है पूरा जो पेज लोड होने में कितना टाइम लगा है, इसको 1 सेकेंड और तो 0.3 जो है ना सेकेंड लगे। यूँ समझ लें कि 1.5 सेकेंड के अंदर ये पेज लोड हो गया हमारा। तीसरा इसमें बता रहे कि पूरे पेज का जो साइज था ना, जिसमें इमेजेस, कंटेंट सब मिला के, ये टोटल जो है ना इतना बना है जी, कोई 916 KB बना है। इसके बाद ये बता रहे हैं कि पूरे पेज के अंदर जो रिक्वेस्ट थी, जो रिसोर्सेज थे, अलग अलग लिंक्स सारे, जिनको इस वेबसाइट ने कॉल किया सबको ताकि डाटा सारी लिंक्स दें, वो 40 है। ठीक है, तो हमने जब ये सारा रिजल्ट हमारे पास आ जाता है, मैं इसीलिए कह रहा था कि मैं GT मैट्रिक्स को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये इसकी जो रिपोर्टिंग है ये बड़ी डीपली आती है। और कोई पता नहीं है, हो सकता है 3-4 महीने बाद गूगल की रिपोर्टिंग इससे भी अच्छी हो, लेकिन ये डिपेंड करता है। सारे टूल्स अच्छे होते हैं, जिस तरह मैं हमेशा कहा करता हूँ। मेरा जो पसंदीदा है वो ये ज्यादा टूल है, मैं यहाँ पे ज्यादा चीजों को चेक करता हूँ। अच्छा, अब नीचे रिपोर्ट हमारे पास ये दे रहा है, ये जो है ना हमारे पास कुछ सर्व्ड इमेजेस हैं। ये बता रहे हैं कि जी ये सारी आपकी इमेजेस हैं जो कि मजीद बेहतर हो सकती हैं, जिस तरह वो गूगल ने हमें बताया था। यहाँ पे बता रहे हैं ये 80% रिडक्शन हो सकती है। ठीक है, और बहुत बार ये आपको जो इमेजेस हैं इनको ये ऑप्टिमाइज भी आपको करके दे देते हैं, इस तरह के जो टूल्स होते हैं। ठीक है, नीचे हम आ जाते हैं, इनेबल कंप्रेशन। वो बता रहे हैं जी कंप्रेशन जो है ना सर्वर के ऊपर आपने कंप्रेशन लगानी होती है रिसोर्सेज के लिए। उसके बोलते हैं जब आप कंप्रेस कर देंगे तो इससे जो है ना ये 86% मजीद ये रिड्यूस हो जाएगा। तो आप अंदाजा करें, जब 80% आपके रिसोर्सेज सारे ऑप्टिमाइज हो रहे होंगे तो होगा क्या, अल्टीमेटली आपकी जो वेबसाइट है वो A कैटेगरी में आ जाएगी, या मैक्सिमम B में आएगी, और पेज लोड भी आपका फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्योंकि हमने पूरे का पूरा HTML सीस उठा के ऐसे ही लगा दिया था, उसमें उसको HTML को क्लीन नहीं किया, उसमें लिंक्स क्लीन नहीं किए, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा जा रही है इस वजह से। तो इसी तरह से ये सारी चीजें नीचे हैं, ये पूरी हमें रिपोर्ट देता है। जाहिर है हर पेज का जो कंटेंट होता है वो डिफरेंट होता है, जो भी आप कंटेंट बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, वो काफी डिफरेंट होगा, उसमें काफी सारी चीजें होंगी मुख्तलिफ किस्म की। तो उसको आपने फिर यहाँ पे उसकी जो नीचे ये जो आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसको आपने स्टडी करना है, रीड करना है, और एक एक चीज को आपने ऑप्टिमाइज करना है। मेरे केस में अगर मुझे 1.3 सेकेंड में पेज लोड हो रहा है और कैटेगरी C भी आ रही है, तो मेरे लिए इतना इनफ है, मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास फारिग होगा तो मैं मेहनत करूंगा, अदरवाइज जो C कैटेगरी है ये मेरे लिए ये बहुत बड़ी है, मतलब ये भी एक बहुत अच्छी पोजीशन है। नॉर्मल लोगों की C क्या, मतलब इससे भी बहुत आगे चले जाते हैं। तो अब हम वापस आते हैं SEO की तरफ। SEO के लिए हमने, जिस तरह मैंने बताया, वेबसाइट बना ली, कंटेंट लिख लिया, ऑप्टिमाइज कर लिया, सारा कुछ हो गया। अब हमने इस वेबसाइट का सबसे पहले बनाना है साइट मैप। ठीक है, साइट मैप कहते हैं, एक XML जनरेट होता है आपकी पूरी वेबसाइट का, जिसमें आपकी पूरी वेबसाइट के लिंक्स होते हैं। ठीक है, वो आप मैनुअली भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन वो बड़ा टफ हो जाएगा। उसके लिए मैं एक टूल आपको प्रेफर करता हूँ, या फिर आप सिंपली यहाँ पे गूगल पे आके सर्च करें साइट मैप जनरेटर। ये सबसे पहला जो आपको ये आ रहा है, ये आप देखें साइट मैप, XML साइट मैप जनरेटर।
हमने साइट मैप बनाना है अपनी वेबसाइट का, उसके अंदर सारे लिंक्स होंगे और वो सारे जो साइट मैप है हम गूगल को सबमिट करेंगे कि गूगल भैया ये हमारी वेबसाइट है, इसके अंदर ये सारे लिंक्स हैं, इन सारे लिंक्स को अपने सर्च इंजन के अंदर क्रॉल कर लो। क्रॉल का मतलब ये कि सबमिट कर दो और जब कोई यूजर सर्च करेगा तो उसको हमारे इस पेज पे भेज देना। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। ये वाला साइट मैप का जो मैं है आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। कहाँ गया स्लाइड? ये है जी स्लाइड, ये यहाँ पे आ गया और इसके बाद मैंने ये लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया एसईओ के लिए। अच्छा, अब हम आते हैं, अब साइड मैप पे हमने करना कि हमारी वेबसाइट जब रेडी होगी, क्योंकि ये तो सिंगल पेज है, इसको हम वो नहीं कर सकते, तो मैं करता ये हूँ कि मैं जो हमारी वेबसाइट है वस्किर फॉर एग्जांपल, इसके पेजेस थोड़े ज़्यादा हैं, तो ये मैंने कॉपी किया यूआरएल और यहाँ पे आके लगाया और इसको मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये क्या करेगा, अब ये मेरी पूरी वेबसाइट के पे घूमेगा, जितने भी पेजेस हैं उनका मुझे एक साइट मैप जनरेट करके दे देगा कि जी भैया ये आपका साइट मैप है। देखिए इसने बना दी, क्योंकि पेजेस बहुत ज्यादा नहीं तो इसने जल्दी से कर दिया हमें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं व्यू साइट मैप पे। ये हमारी वेबसाइट का साइट मैप आ गया। इसके अंदर नीचे हमें ये बता रहा है 1 2 3 4 5 6 HTML के पेजेस हैं जो इसको मिले हैं, या 6 लिंक्स है इस पूरे वेबसाइट की जो इसको मिली है। और यहाँ पे जो है ना हमने इसको अब डाउनलोड कर लेना है इस XML को, और इसको हमने कहीं पे भी हमारे पास लोकल पे रख दिया कहीं पे, ये हमारे पास आ गई। अब इसको हम ओपन करके देख लेते हैं इसके अंदर इसने किया क्या है। देखिए ये जो है ना साइट मैप है हमारी वेबसाइट का। अब इसी साइट मैप की मैं बात कर रहा था, ये सारा कोड आप मैनुअल खुद से भी लिख सकते हैं। जाहिर है जो आपने वेबसाइट बनाई होगी उसमें कौन कौन से लिंक्स हैं पेजेस के, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो लोकेशन है पेज की वो आप दे सकते हैं, फिर जो लास्ट पेज मॉडिफाई कब होता है वो दे सकते हैं। प्रायोरिटी एसईओ के लिए वो इसकी साइट मैप के लिए एक टर्म होती है, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो हर पेज के लिए जो आपने यूआरएल का टैग ओपन करना होता है उसमें ये 3 चीजें आपने देनी होती है। ठीक है, तो इस तरह के साइट मैप बनता है। अगर आपकी वेबसाइट 50 पेजेस की है या 100 पेजेस की है तब भी आपको साइट मैप बनाना ही पड़ेगा। साइट मैप बनाने के बाद आपने करना सिंपली है कि अपनी वेबसाइट पे जाना है। अब मैं जाता हूँ weskit.com की सी पैनल पर, और वहां पे हमने जैसे फाइल्स अपलोड की थी एग्जैक्टली इसी तरह से हमने जो हमारा साइट मैप है इसको अपलोड कर देना। ये जी हम आ गए पब्लिक HTML में, यहाँ पे हम अपलोड पे आ जाएंगे और यहाँ से हमने फाइल सेलेक्ट कर ली, होम पेज पे हमने उसको डाला था। साइट मैप वेयर आर यू, ये आ गई, ये साइट मैप आ गई। ये हमने लिखा वस्किट, अपलोड हो गई फाइल। अब हमें आगे लिखेंगे साइट मैप .xml जो उसका एक्सटेंशन है। तो ये हमारा साइट मैप आ गई। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी इसको अपनी तरफ से देख सकते हैं। आपको ऑलमोस्ट हर वेबसाइट का साइट मैप मिलेगा, हर वेबसाइट का जिसने भी गूगल पे रैंक करना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी phptravels.com है और इसका जी ये साइट मैप .xml, ये आप देख सकते हैं। ये सारे लिंक्स जो है ना इसका साइट मैप बना हुआ है। अब हमने यही साइट मैप का जो लिंक है ये गूगल को हमने सबमिट करना होता है, और गूगल फिर इन लिंक्स को अपने एल्गोरिदम में, अपने सर्च इंजन में क्या करता है, सबमिट करता है, ताकि इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें जब कोई सर्च करे तो गूगल उसे दे दे। अब हमने जाके गूगल के ऊपर अपना साइट मैप सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए हमने जाना पड़ेगा गूगल के वेब मास्टर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ वेब मास्टर लिखते हैं तो हमें गूगल दे देगा Google/webmaster। ये जो है ना गूगल का कंसोल है, या फिर आप सर्च डॉट गूगल के ऊपर भी जा सकते हैं। यहाँ से जाके आपने अपना जो है ना सबमिट करना होता है। ये भी मैं आपको दे रहा हूँ और इसको हम आउटलाइन में भी ऐड कर देते हैं। ये गूगल का वेब मास्टर का पैनल है। यहाँ पर हमने सबसे पहले आना है और इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड प्रॉपर्टी पे लगाना है। यहाँ पे अब ये हमें बोलेगा जी वेरीफाई करो आपकी वेबसाइट पे, क्योंकि हर कोई तो गूगल पे आके ना सबमिट कर देना। तो सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट को वेरीफाई भी करना है।
वेरीफाई करने का तरीका क्या है, आपने सिंपली अपनी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दे दें। आई होप कि ये फ़ौरन से हो जाए, ज़्यादा हमें तंग ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये थोड़ा-सा टाइम ले लेता है। तो क्योंकि हम लाइव हैं, हमारा ज़्यादा टाइम ना जाए। अच्छा, यहाँ पे आके हमने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया। अगर आपकी वेबसाइट किसी सब डोमेन में है, ठीक है ना? तो फिर आपने इस तरह से नाम देके और आगे एड रियल या जो भी है वो देना है। अगर सब डोमेन नहीं है, डायरेक्ट वेबसाइट है, तो फिर आपने यहाँ पे नाम देना है, इस तरह से। और इसमें ये स्लैश निकाल के ये भी निकाल दें। सिर्फ डोमेन नेम देना है, जिस तरह ये ऊपर वो बता रहे हैं। अब हमने करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद गूगल हमें कहता है जी आपने वेरीफाई करना है, तो उसके लिए आपको अपने डोमेन में जा करके ये टीएक्स का कुछ कोड है ये देना पड़ेगा। तो हमने ये कोड कॉपी किया, हम सी पैनल पे आए। सी पैनल में आके हमने यहाँ पे जोन एडिटर में आए। जोन एडिटर में हमने यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड देने हैं। मैनेज में आए और यहाँ पे रिकॉर्ड्स में आए। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि हमें ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। तो इसके लिए हमें WHM में जाना पड़ेगा। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं। एक तरीका गूगल का और भी होता है, जिससे आपको वो कहता है कि जी आप ये कोड लगा दें, तो उससे आपको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसको वेरीफाई लेटर का भी ऑप्शन है कि आप बाद में करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। हम ट्राई करके देख लेते हैं, अगर अभी हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम इसको बाद में कर लेंगे। अलबत्ता इसका वेरीफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब ये गूगल ने जो कोड हमें दिया है, ये सिंपली आपने अगर होस्टिंग कहीं से ली हुई, आप उसे कोड दे देंगे कि भाई ये लगा दो यहाँ पे, तो वो आपको लगा देगा। अदरवाइज अगर आपके पास थोड़ी सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है, तो आपको जो है ना फिर खुद से ये चीज़ करनी पड़ेगी। ये जी मैंने गूगल के लिए ऐड कर दिया है। अब हम देखते हैं कि गूगल साहब क्या कहते हैं। मान जाए तो अच्छी बात होगी। जी कहते हैं नहीं, ये इनको नहीं मिल पा रहा, और DNS रिकॉर्ड्स इंस्टीट। अच्छा, इसकी बजाय ये लगाना है। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं। ये आप कोड देख रहे हैं, वो कह रहा है उसकी बजाय जो है ना आप ये कोड लगाएं, जो कि हमने यहाँ पर लगाया था। जी हमने लगा दिया है। अब दोबारा कहते हैं जी इसको सबमिट के लिए। कभी कभी जब आप TXT या गूगल का जो भी वेरीफाइड कोड होता है वेबसाइट पे लगाते हैं, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है और वो फ़ौरन से अपडेट नहीं करता। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ताकि हमारा जो वेब सर्वर जहाँ पे हमने ये TXT का कोड दिया है, इसको अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको हम दोबारा फिर से कर लेंगे। जी कोड हमने लगा दिया था, बिल्कुल सही लगा हुआ है कोड, लेकिन वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। बहरहाल, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, ये होने के बाद आपने करना ये होता है वेरीफाई लेटर। नहीं जी, अभी भी नहीं हुआ। चलिए मैं आपको किसी और वेबसाइट का दिखा देता हूँ। तो आपने करना ये होता है कि जैसे ये वेरीफाई हो जाता है, वेरीफाई के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है साइट मैप्स का, ठीक है? और यहाँ पे साइट मैप जैसे हमने बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, उसको हमने सबमिट करना है गूगल को।
तो ये फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है techfair.com के नाम से, आप में से कुछ लोग जानते होंगे। यहाँ पे ये हमें यूआरएल दे रहा है, इसके आगे सिर्फ हमने लिखना होता है sitemap.xml और इसको हमने सबमिट कर दिया। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो आप ये नीचे देख सकते हैं एक साइट मैप ऑलरेडी मैंने सबमिट की हुई और स्टेटस क्या आ रहा है, सक्सेस। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो जैसे मैंने क्लिक किया ये मुझे क्या बता रहा है, साइट मैप प्रोसेस सक्सेसफुली, गूगल ने इसको कर दिया था। और उसके बाद जो है ना गूगल को 14 यूआरएल मिले इस साइट मैप के अंदर से और गूगल ने इसको इंडेक्स कर लिया है अपने पास। अब हम देखते हैं क्या क्या जो है ना इंडेक्स पेजेस हुए हैं। तो हमें ये बता रहा है उन पेजेस में 3 इश्यूज थे, तो 3 एरर्स थे, एक इशू है। और ये इस तरह से हमें पूरी उसकी हिस्ट्री दे रहा है कि फलाना जो है ना यूआरएल हमें नहीं मिला। ये नीचे आप उसकी मजीद हिस्ट्री और डिटेल्स देख सकते हैं। ये वो बता रहे हैं ये 3 पेजेस हैं जो कि हमें वेबसाइट से नहीं मिले। बाज़ों का ऐसा होता है आप वेबसाइट को एडिट करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, तो गूगल का जो क्रॉल है, जो बोट है, वो गूगल का जब आता है आपकी वेबसाइट पे तो उसको यूआरएल्स नहीं मिलते, तो वो वक्तन वक्तन वक्फे से आपको बताता रहता है कि ये पेज का आपका मिसिंग है, ये इशू है। और इन सारी चीज़ों को रेगुलरली आपने चेक करना होता है। लेकिन इनिशियली जो जो मेन चीज़ है ना वो सिर्फ यही है कि आपने साइट मैप बनाया, गूगल के ऊपर आए, वेबमास्टर पे वेबसाइट को वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद अपना साइट में आपने सबमिट कर दिया। 2 या 3 दिन के बाद आपका मैक्सिमम आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। आप अपना ओवरव्यू देख सकेंगे कि कितनी ट्रैफिक आ रही है, क्या कीवर्ड्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। मजीद इसकी बहुत और चीज़ें भी हैं, आप मतलब डीप में अपनी पूरी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो चीज़ थी ना वो ये थी। अच्छा, इसके बाद जो इससे एक स्टेप इसकी ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि साइट मैप को सबमिट करने से पहले आपने कीवर्ड्स और क्या कहते हैं अपना कुछ HTML के आपने एट्रीब्यूट्स हैं, गूगल की एक स्कीमा है SEO की। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ SEO स्कीमा, एक तो जनरेटर है कि आप जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हर पेज के अंदर वो इन्फॉर्मेशन डालनी भी तो जरूरी है ना कि उस कीवर्ड से वो बंदा सर्च करके आए। लिंक तो मिल गई गूगल को, लेकिन गूगल को आपने ये भी तो बताना है ना कि भाई कि इस पेज के अंदर जो कोड है वो क्या चीज़ का है। ये एक टूल है, आप इसको इस्तेमाल करके स्कीमा बना सकते हैं। फिर वो स्कीमा का जो जनरेटेड कोड होगा जेसन की फॉर्मेट में, जावास्क्रिप्ट में, वो आपने हर पेज के अंदर आपने देना है। अगर आपकी वेबसाइट स्टैटिक है, अगर डायनेमिक है, जिस तरह फुल्ली PHP में बनी हुई है, डाटाबेस में, उसमें बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, तो उसमें फिर आपको ज़ाहिर है कि जो है ना डायनामिक स्कीमा बनाना पड़ता है और वो थोड़ी सी जो है ना मजीद एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, उसको भी हम इंशाल्लाह आगे जाके समझेंगे। लेकिन फिलहाल जो समझने की चीज़ है वो सिर्फ एक ये है। दूसरी जो चीज़ है, आपने जो आपका हेडर है, हर पेज के अंदर आपको जो हेडर है वो डायनामिक करना पड़ेगा। वो आप सेम ना करें तो अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमने हेडर ओपन किया, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे हमने 2 चीज़ें देनी है SEO के लिए। एक हमने देना है कीवर्ड्स और दूसरा हमने देना है डिस्क्रिप्शन। हर पेज का जिस तरह टाइटल तो बहुत ज़रूरी है, टाइटल दिया हमने, डिस्क्रिप्शन दी और हमने कीवर्ड्स देने। मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी वेबसाइट है phptravels.com फॉर एग्जाम्पल। अब देखिएगा ये होम पेज है और ये जो है ना डेमो पेज है, ये 2 पेजेस मैंने ओपन किए हैं। ठीक है, अब इस पेज को मैं Ctrl+U प्रेस करता हूँ और इसका सोर्स कोड आ गया। अब इस सोर्स कोड के अंदर आप 2 चीज़ें देख रहे होंगे, HTML के हमने टैग्स लगाए हैं। एक का नाम है टाइटल, ये तो ऑलरेडी हमारे पास हमने दिया हुआ है। एक चीज़ है उसका नाम है डिस्क्रिप्शन, ये इसके अंदर हमने पूरे पेज का डिस्क्रिप्शन देना है, छोटा सा 250 वर्ड्स का। उसके बाद हमने कीवर्ड्स देने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर ये दोनों को कॉपी करके वहां ले जाऊँ मजीद आपको दिखाने के लिए। दूसरी चीज आपने ये देखनी कि हर पेज का डिस्क्रिप्शन अलग होगा और कीवर्ड्स अलग होंगे, ताकि गूगल को समझ आए कि ये कीवर्ड्स इस पेज के लिए हैं। तो फॉर एग्जांपल ये वाला पेज है कीवर्ड्स का, आप देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, phptravelsbooking.com और ये सारी चीजें। इसी तरह से जो सेकंड पेज होगा उसकी अगर आप ये देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे इसमें कीवर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, PHP ट्रैवल्स डेमो, PHP ट्रैवल्स बुकिंग इंजन, इस तरह से। क्योंकि ये डेमो का पेज था तो उसके लिए हमने जो कीवर्ड्स भी लगाए हैं वो डेमो के लिए हैं, और जो मेन पेज है उसके लिए हमने अलग कीवर्ड लगाए हैं। इसी तरह से आपका हर पेज का कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन वो डिफरेंट होना चाहिए। आप देखें टाइटल भी है ना, इसमें भी क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसको बड़ा करता हूँ, मैं भी नजर ना आ रहा हूँ। अब देखिए जो टाइटल है उसमें क्या लिखा हुआ है कि जी ये डेमो स्क्रिप्ट टेस्ट ड्राइव है। इसी तरह से आपने हर पेज के अंदर 3-4 चीजें देनी होती है।
तो अब यहाँ पे हम ये दे देते हैं और इसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन को खाली कर देते हैं और इसका भी कंटेंट हम खाली कर देते हैं। सॉरी, उसको हमने सारा डिलीट कर दिया। यहाँ पे आएगा डिस्क्रिप्शन। अच्छा, कुछ लोग वर्डप्रेस इस्तेमाल करते हैं, CMS है वेबसाइट बनाने के लिए, उसमें कोडिंग बिल्कुल नहीं होती है, उसके अंदर प्लगइन्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो सहूलत कर देता है आपको इन चीज़ों के लिए। अगर आप चाहें तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरी आदत है मैं सारी चीज़ें बिल्कुल स्क्रैच से बनाता हूँ। जब भी कोई वेबसाइट बनाता हूँ उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत आउट क्लास होती है। तो वर्डप्रेस को ऑप्टिमाइज़ करना भी बड़ा मुश्किल है, वो वाले जान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि उसके कोड्स और लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। बहरहाल आज उसका टॉपिक नहीं है। तो ये 2 चीज़ें आपने देनी होती है, डिस्क्रिप्शन, मेटा का टैग दिया, उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन, फिर इस तरह ये दोनों मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को आइडिया भी हो जाए कि क्या चीज़। कॉपी करके अपने पास रख लें। जो भी आप HTML का जब भी पेज बनाएं, उस पेज के अंदर ये 2 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी होती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने हल्का फुल्का टेक्स्ट का इन्फॉर्मेशन देना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरी वेबसाइट है जिस पे मैं पढ़ाता हूँ, मैं सिखाता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा जी यहाँ पे, दिस इज मेन पेज ऑफ लर्न विद कासिम, लर्न विद कासिम वी टीच डेली न्यू tools and educate our students online, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब हमने यहाँ पे देना है कीवर्ड। तो कीवर्ड में हमने वो वर्ड देना है जिसे मैंने आपको दिखाया था। मैंने कुछ कीवर्ड सर्च किए और उसकी बेस के ऊपर गूगल ने हमारी वेबसाइट को रैंक करके शो कर दिया, सेकंड पर, फर्स्ट पर, थर्ड पर, इस तरह से। तो यहाँ पे आपने वो कीवर्ड्स देने, लेकिन हर कीवर्ड जो है ना सेपरेटेड होगा कोमा के साथ। आपने एक कीवर्ड लिखना है फिर कोमा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ लर्न विद कासिम, फिर उसके बाद कोमा देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये एक कीवर्ड है, उसमें आपने बेशक 4 अल्फाज लिखे, 10 अल्फाज लिखे, जैसे आपने कोमा दे दिया तो ये काउंट होगा एक कीवर्ड। अब इसके बाद आप स्पेस दे दें या बगैर स्पेस के आप लिख लें। मेरी आदत है मैं स्पेस लेके लिखता हूँ। स्पेस दे के फिर आप इसके बाद जो अगला कीवर्ड है वो आप लिख दें जी। आप लिख दें फॉर एग्जाम्पल लर्न ऑनलाइन फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और फिर मैंने कोमा दे दिया, ये दूसरा कीवर्ड हो गया। तो इसी तरह से हमने हर पेज के कीवर्ड्स देने होते हैं। अब इस कीवर्ड की बेस के ऊपर गूगल का जो एल्गोरिदम है, जो उसका सर्च इंजन सिस्टम है, उसको पता चलता है। एक तो उसके पेज के लिंक्स आ गए, फिर उसके बाद उस पेज का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आ गया कि इस पेज के बारे में क्या है, फिर उसके बाद आपने कीवर्ड भी दे दिया। तो इस तरह जो गूगल का कंप्यूटर है, यूं समझ लें, जो उसका बॉट है, जो भी उसका सिस्टम है, आप उसको एजुकेट कर रहे हैं अपने पेजेस के बारे में। जी मैंने ये पेज बनाया, ये इसका लिंक है, ये इसके बारे में ये है, और ये इसका कीवर्ड्स है ये, ताकि जब कोई सर्च करे तो वो एग्जैक्टली इस कीवर्ड की बेस पे नहीं लेके आएगा। वो आपका पूरा पेज देखेगा, इमेजेस देखेगा, ऑप्टिमाइजेशन देखेगा, कितना कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड है। अगर गूगल का जो बॉट है उसको समझ आएगी कि ये यूजर ये सर्च कर रहा है, तो वो उसको वो दिखाएगा। क्योंकि गूगल की अपनी पॉलिसी है, एल्गोरिदम है कि जब आप गूगल तलाश कर, वो आसान बनाता है चीज़ों को। वो आपको उस कंटेंट से, उस वेबसाइट से या उन लोगों से जोड़ता है जिसको आप तलाश कर रहे होते हैं। तो आपने हमेशा जब भी ये ऑप्टिमाइजेशन करनी है या कीवर्ड्स लिखने हैं या जो भी एसईओ का आपने काम करना है, इसमें आपने हमेशा सोच यही रखनी है कि ये आप बिल्कुल एक सादे आदमी के लिए लिख रहे हैं। आपने कोई बहुत हाई प्रोफाइल एक एजुकेटेड बंदे के लिए नहीं लिख रहे हैं, ताकि फौरन से जो है ना, मतलब क्लिक करते ही समझ आ जाए कि ये क्या चीज़ है जो लिखी हुई है। तो इस तरह गूगल का जो बॉट है, जो एल्गोरिदम है, उसके लिए भी आसानी होगी, जो यूजर सर्च कर रहे होंगे उनके लिए भी आसानी होगी, आपके लिए भी आसानी होगी। बहुत टफ किस्म के इंग्लिश ना लिखें, बहुत मुश्किल अल्फाज जो है ना इंग्लिश के वो ना लिखें, बिल्कुल सिंपल सादे अल्फाज, और जो आपको लगे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। इसके अलावा इसके कुछ प्रो टूल्स हैं गूगल के एसईओ के लिए। अब मैं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ ना, मेरे बहुत ज़्यादा टूल्स इसके इस्तेमाल किए हुए, मैं सिंपल जो गूगल की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी रैंकिंग जो है ना गूगल के ऊपर है। तो ये आज उसके बेस के ऊपर हमने चीज़ें सीखी। मैं कुछ बहुत बड़ी चीज़ें मिस कर गया हूँगा, ये जो मुझे आती नहीं होंगी। जिस तरह मैंने बताया, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ एसईओ का, लेकिन जितनी भी चीज़ें मुझे आती हैं एसईओ के लिए, ये सारी काम करती हैं, और इन सब से मुझे बेइंतहा फ़ायदा होता है। आज भी अगर मैं एक वेबसाइट गूगल को सबमिट कर दूँ, जितनी भी चीज़ें मुझे आती हैं उसकी बेस के ऊपर भी गूगल उसको रैंक कर देता है। ठीक है, तो अब सवालात का सिलसिला टाइम हमारा पूरा हो चुका है। अब किसी के पास कोई सवाल है एसईओ से हवाले या ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि आज हमने कोड नहीं किया, आज हमने कोई डिजाइनिंग नहीं की,
तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप लोगों के पास सवाल है तो वो करें, और फिर उसके बाद हम जो है ना इसका अख्तिताम करते हैं। ठीक है जी, अब बताइएगा। देख लेते हैं इस वक्त बच्चे कितने हैं। 7 15 22 लोग हैं। जी जनाब, सवालों का भरमार। एनालाइजर का लिंक डाल दिया मेरे भाई, सारे लिंक्स डाल दिए हैं। जीटी मैट्रिक्स का भी डाल दिया, गूगल का भी डाल दिया। नहीं, बिल्कुल भी रेजोल्यूशन में फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता जो इमेज की साइज है ना वो उसमें फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इमेज है 400 पिक्सल की, और आपने यकीनन जब वेबसाइट पे उसको लगाना है, छोटा करना है या बड़ा करना है, तो जब आप उसको एनालाइज करते हैं, उसको जब ऑप्टिमाइज करते हैं, तो ऑप्टिमाइजर क्या करता है, वो देखता है पूरे वेबसाइट के फ्रेम को, और देखने के बाद जब उसको समझ आता है कि यार ये इमेज तो 400 पिक्सल की है, लेकिन भाई साहब ने छोटी करके इसको लगाया हुआ है, यहाँ पे श्रिंक किया हुआ है इमेज को, तो जरूरत ही नहीं है इसको 400, इसी इमेज को ये छोटा कर दे, इसी इमेज को ये 200 पिक्सल का कर दे, तो वो फिर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप बजाय 400 के इसको 200 कर दें। और उस 200 जब आप उसको काट के या उसको क्रॉप करके आप उसको छोटा कर देते हैं, तो इमेज का रेजोल्यूशन ओरिजिनल भी रहता है और वो कम भी हो जाता है। और ऑप्टिमाइजर से क्वालिटी का फर्क नहीं पड़ रहता, क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। हाउ टू लिंक योर लोकल होस्ट विद डोमेन। लोकल होस्ट को डोमेन के साथ लिंक करना क्यों है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपका अपना जो पीसी है उसको, अगर देखिए इसका तरीका है, बहुत साल पहले इसके ऊपर रिसर्च भी मैंने किया था, लेकिन उसका फायदा नहीं है। बजाय अपने लोकल पीसी को आप उसके साथ करें, इसमें एक तो आपका जो पीसी है उसको 24 घंटे लाइव रहना पड़ेगा वेबसाइट लगाने के लिए। ठीक है ना, वेबसाइट के ऊपर इसको चलाने के लिए एक तो आपको 24 घंटे लाइव रहना पड़ेगा, दूसरी जो आपके पास इंटरनेट की स्पीड है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर कोई आपके डोमेन पे आता भी है तो आपके कंटेंट को लोड होते हुए, शो करते हुए वो बड़ा टाइम लेगा। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप 3-4 हज़ार रुपए इन्वेस्ट कर दो और आपकी वेबसाइट 24 घंटे एक हैवी सर्वर के ऊपर जो है ना लाइव रहे। तो ये सोल्यूशन नहीं है जिस तरह आप सोच रहे हैं, इस तरह करना भी नहीं चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। सर, वेब सर्वर लेने के बाद उस पर अपनी वेबसाइट कैसे डिप्लॉय करते हैं? सर ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, माजरत के साथ। अभी मैंने ये सवालात के सिलसिले से पहले पूछ लिया था कि जो सवालात हैं वो सिर्फ एसईओ के हवाले से होने चाहिए और जो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है इसके हवाले से होने चाहिए। आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है या पास्ट में जो हो गया उसके बारे में फिलहाल बात नहीं होगी। तो अगर मजीद कोई सवाल हैं तो काइंडली पूछ लें। हमारे पास 4 मिनट और हैं। 8:25 पे आज हम क्लोज करेंगे। जी, बिंग का भी यही ऑलमोस्ट सेम है। आपको वेरीफाई करनी होती है वेबसाइट, वेरीफाई करने के बाद सेम इसी तरह का ही उसका प्रोसीजर है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं आपको उसका कोड भी दिखा देता हूँ, हमने वेबसाइट पे उसको लगाया हुआ भी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो कोड है जिसको मैंने मार्क किया है, ये आप देख रहे होंगे कि जो मेटा MS माइक्रोसॉफ्ट वैलिडेट 01 और ये आगे कंटेंट का नंबर दिया हुआ है, ये आप अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। इससे जो आपकी वेबसाइट बिंग पे वेरीफाई हो जाती है, फिर उसके बाद अपने लिंक्स और साइट मैप और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं।
चलें जी, इशा की अजान हो गई है, तो इंशाल्लाह बाकी जल्दी से सवाल ले लेते हैं एक दो और। सर अगर साइट मैप ना दें तो साइट क्रॉल नहीं होती क्या? नहीं, बिल्कुल भी आपकी वेबसाइट अगर क्रॉल हो भी गई ना, वैसे तो गूगल का सर्च इंजन बहुत खतरनाक है, वो बाज़ औक़ात उनको भी क्रॉल कर लेता है, लेकिन वो कभी रैंक नहीं होगी। मतलब क्रॉल इस तरह से होगी कि अगर आपकी वेबसाइट का कोई नाम लिखेगा तो वो वेबसाइट आ जाएगी। अदरवाइज जिस तरह मैंने आपको दिखाया, मैंने एक्सपीडिया एपीआई इंटीग्रेशन लिखा, मैंने मुख्तलिफ नाम लिखे अलग अलग, अपनी वेबसाइट का नाम नहीं लिखा, लेकिन हमारी वेबसाइट रैंक थी, कहीं पे फर्स्ट पे आ रही, कहीं पे सेकंड पे आ रही है, इस तरह से। तो आपने अगर रैंक करना है ना वेबसाइट को, तो उसके लिए आपको साइट मैप बनाना पड़ेगा। जी, टास्क यही है, आप वेबसाइट जो आपने बना रहे हैं मेरी तरह से, जिस तरह मैंने ये लिखी है, इसको आपने सारे कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है, मिनिफाई करना है, मिनिफाई करने के बाद इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना है, ऑप्टिमाइज़ करने के बाद आपने उसका साइट मैप बनाना है, साइट मैप बनाने के बाद आपने उसको गूगल के ऊपर सबमिट करना है। अब आपको बहुत सारी फ्री होस्टिंग भी मिल जाती है, मैं कोशिश करूँगा आज की डेट में फ्री होस्टिंग कहीं से निकाल के मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूँ, ताकि आप लोग अपना वहाँ पे फ्री में जो है ना वेबसाइट को अपलोड करके ये एसईओ की टेस्टिंग और ये सारी चीज़ें भी साथ में करते रहें, ठीक है? अच्छा, एक जाने से पहले एक लास्ट जो है ना बात ये है कि कल से जो है ना मैं हर रोज़ एक नए स्टूडेंट को आप में से अपने साथ लाइव रखूँगा, पूरी ट्रेनिंग के दौरान। उससे ये होगा कि जो आधे घंटे की, घंटे की डेली मैं ट्रेनिंग देता हूँ, एक स्टूडेंट हर रोज़ नया मेरे साथ होगा, डेली कोई ना कोई एक होगा। उसमें उसका फ़ायदा ये होगा कि वो डेली जो भी सवालात पूछ रहा होगा, एक तो उसको रहनुमाई मिलती जाएगी, दूसरा उसका ये है कि उसके साथ जो बाकी लोग हैं, उनको भी इस चीज़ का पता चलेगा कि जो कुछ ऐसे सवाल है जो वो पूछना चाह रहे होंगे, लेकिन ये बंदा जो मेरे साथ है ये पूछ रहा होगा, ठीक है? तो कल से टाइमिंग हमारी वही है इंशाल्लाह, बस आज थोड़ा मुझे काम था तो मैं लेट हो गया। 5:10 पे कल इंशाल्लाह मैं लाइव हूँगा, उससे पहले मैं यहाँ पे स्लैक के अंदर मैसेज करूँगा, जो भी मेरे साथ लाइव आना चाहे। आपको सिर्फ़ अगर आपके पास कैमरा नहीं भी कोई इश्यू नहीं है, आप लाइव नहीं भी आना चाहते तब भी कोई इश्यू नहीं है। आपने सिर्फ़ कनेक्ट होना है, हेडफ़ोन लगा के मोबाइल साइड पे रख देना, मोबाइल पे कपड़ा रख देना, अपनी शक्ल ना दिखाना, कोई मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ़ आपने मेरे साथ लाइव पे जॉइन रहना है। आपने मेरे साथ लाइव पे कोडिंग भी करनी है, कोई सवाल होगा आप पूछेंगे, मैं आपको साथ में सिखाता भी जाऊँगा और मैं खुद से प्रैक्टिस भी करता जाऊँगा। तो इसमें अगेन जो है ना फ़ायदा ये होगा कि आप सीख तो रहे हैं समझ, लेकिन वो कनेक्टिविटी कहीं न कहीं मिस है। तो अभी जितने भी लोग बाकी बच गए हैं 10-12 लोग, और हमारे पास बाकी जो दिन बचे हैं वो भी इतने ही हैं, ऑलमोस्ट 10-12 दिन है। तो डेली अगर मैं एक बंदे को जो है ना घंटे-घंटे के लिए लाइव लूँगा, तो एक तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा बात करने का, दूसरा ये कि आप लाइव मेरे साथ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते जाओगे, ठीक है? तो कल से आप सब लोगों ने रेडी रहना है और मैं रैंडमली किसी न किसी एक को अपने साथ लाइव लूँगा, और पूरी जो हमारी लाइव दौरान होती है ना, डेली 1 घंटा एक स्टूडेंट लाइव रहेगा मेरे साथ, ठीक है? प्रैक्टिस भी होती जाएगी। चलें, अपना ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।